उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन 9 सीटों में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां से ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि वहां पर या तो वोटिंग की रफ्तार को स्लो कर दिया गया, या तो ये देखा जा रहा है कि जो वोट करने लोग आ रहे हैं, उनको वोट नहीं करने दिया जा रहा है। चाहे वो सीट मीरापुर सीट हो, चाहे वो कुंदरकी की सीट हो, चाहे वो कटहरी की सीट हो, या वो सीट हो। जी हाँ, अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से हालात जो देखे जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो अलग हैं। सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर 2 सीटों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। एक करहल सीट है और दूसरी जो सीट है बहुत बड़ी हॉट सीट है वो, जहाँ से नसीम सोलंकी को जो है नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में उतारी हैं। तो क्या मैं अगर बात करूँ सीसम उस सीट पर नसीम सोलंकी ने चुनाव से पहले जिस तरीके से वो रोती नज़र आई थी, क्या वो वोट बैंक को बटोर पाएँगे? और दूसरा करहल की अगर हम बात करते हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव को टक्कर अनुजेश दे पाएँगे या कांटे की कुछ टक्कर रहेगी? देखिए, बिल्कुल नसीम सोलंकी के बारे में लगातार जिस तरह से हमने देखा भी प्रचार-प्रसार ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने किया। हर जगह पे जाकर जनसंपर्क करने का प्रयास किया और एक तरीके से माहौल बनाने का ये कोशिश की। उनके पति को जिस तरह से बीजेपी ने शिकंजे में धरा है, एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे चुनाव में हमने देखा कि नसीम सोलंकी जो है वो ना सिर्फ रोती हुई नजर आई, बल्कि कहीं न कहीं ये भी दिखाई पड़ा कि वो मंदिर में भी जाती हुई दिखाई पड़ी। यानी कि हर समुदाय को साधने का काम उन्होंने किया। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या वाक़ई में जिन लोगों के पास में नसीम सोलंकी पहुँची हैं, उनको उनका वोट उनको मिल पाएगा? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और साथ में ये भी कि क्या इरफान सोलंकी जो यहाँ से विधायक थे, उनको जिस तरह से जेल के अंदर रखा गया, तमाम तरह के आरोप लगे, क्या उनको उनके एवज में यहाँ पर नसीम सोलंकी के पक्ष में मतदान होता हुआ दिखाई पड़ेगा? हालाँकि सीसामऊ सीट की मैं बात करना चाहूँगा। सीसामऊ सीट लगातार कह सकते हैं कि उस सीट के ऊपर जो मतदान है बहुत कम हुआ है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि तमाम सीटों के ऊपर 12-15% के आसपास 10 बजे तक का मतदान था। वहीं सीसामऊ की बात करें तो 5 से 6% के आसपास जो मत प्रतिशत था वो नजर आ रहा था। तो ये सवाल खड़े करता है कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर लगातार पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। इसके वीडियो अखिलेश यादव ने भी शेयर किए। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बाकायदा क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे, रास्ते बंद ना किए जाएं, वोटर्स की आईडी जब्त ना किए जाएं, असली आईडी को नकली बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए, मतदानी गति घटाई ना जाए, समय बर्बाद ना किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, चुनाव गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव, जैसा हम पहले भी बात करते रहे कि जो बात कही उन्होंने, एक बार फिर उसी ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बात कहना चाहा है कि जो अधिकारी लोगों को परेशान करके चुनाव का समय खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और अखिलेश यादव बारंबार यही बात दोहराते भी रहे कि भाई देखिए, अगर हम चुनाव की बात करते हैं, निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, तो हमें इन चीज़ों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। पुलिस अपनी मनमानी उनको जो है करनी पड़ेगी। लगातार लोगों को परेशान जिस तरह से वो कर रहे हैं वो परेशान नहीं करने दिया जाए। और एक तरीके जो भी इसमें अधिकारी लिप्त नजर आते हैं परेशान करने के, कह सकते हैं जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उन अधिकारियों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। क्योंकि हम देख रहे थे कल भी सपा ने ये बात कही थी कि भाई पुलिस को इख्तियार नहीं है कि वो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड चेक करे, लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस ऐसा काम ना करे जो उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो बारंबार यही बात निकलकर राहुल जी सामने आती है कि जिस तरह का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना चाहिए उस तरह का चुनाव क्या वाकई में हो पा रहा है? और अखिलेश यादव जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं उसके जवाब क्या चुनाव आयोग के पास हैं? अगर जो अधिकारी कह सकते हैं वीडियोज में साफ कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि पहले हम आईडी कार्ड चेक करेंगे, क्या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? ये भी कहा जा रहा है, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि रास्ते तक को खुदवा दिया गया है ताकि जो विशेष समुदाय के लोग हैं, यानी कि ये कहा गया कि 90% जो रास्ते खुदवाए गए हैं कि ये रोड ठीक होंगे, वो चुनाव से ठीक पहले खुदवाए गए, ताकि ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि अगर रास्ते खराब होंगे तो लोग घरों से बाहर वोट डालने कम निकलेंगे। देखिए किस तरह की बातें, किस तरह की चीज़ें और किस तरह का कह सकते हैं लोकतंत्र साथ में खिलवाड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव यही बात कह रहे हैं कि रास्ते ना रोके जाएं। तो तमाम बातें हैं, लेकिन फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश
की राजनीति पे बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं, सत्ताधारी पार्टी के ऊपर लगाए हैं, साथ में चुनाव आयोग से जो दरख्वास्त की है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर सपा के पक्ष में जो माहौल था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो विशेष समुदाय है उनको वोट डालने से कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। करहल की आप बात कर रहे थे, करहल में भी आप देख रहे हैं किस तरह से जो बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश बहुत सारे मतदाताओं को धमकाते हुए नजर आए। तमाम जो लोगों ने शिकायत की है कि अनुजेश उनके पास आकर धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान किया जाए। तो यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें नजर आती हैं राहुल, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है चुनाव का वो लगातार खराब किया जा रहा है। और ऐसे माहौल में आप निष्पक्ष चुनाव की जो लगातार बात हम सुनते आ रहे हैं वो होना मुमकिन नहीं है। आप एक सीट की नहीं, अमूमन 9 सीट की बात करें तो सब पे ये बात निकल कर आती है। कुनरकी में जो हाजी रिजवान है वो सपा के प्रत्याशी, वो यही बात कहते हैं कि चुनाव वो करना है, हमारे तो एजेंट तक के भी नहीं बनने दिए जा रहे। इस तरह के आरोप वो लगाते हैं कि शासन प्रशासन अपनी मनमानी करता हुआ नजर आता है। आप कटहरी सीट पर देख रहे हैं रितेश पांडे जिस तरह से जो पोलिंग बूथ के आसपास तमाम बीजेपी के झंडे लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो चीजें बता रही हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग से शिकायत भी कर रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए। जिस पुलिस के जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की सुरक्षा करे, लोगों को तकलीफ ना हो। और सीधे सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जो ड्यूटीज लगाई गई है सरकारी अधिकारियों की, वो कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि एक धांधली तो हो रही है और वो अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो सीधे तौर पर जो ढिलमुल रवैया है उसको अपनाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या उस उपचुनाव से पहले अगर माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी अगर ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में नुकसान हो सकता है और होना तय है, क्या वो कहीं ना कहीं वोटिंग के आज दिन ये जरूर नजर आ रहा है। सिराज हमारे साथ हमारे खास सहयोगी बने हुए। सिराज, बहुत बड़ी ये खबर उत्तर प्रदेश से आती है और जहां हम देखते हैं कि इस उपचुनाव का बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव के दौरान इस तरीके की घटनाओं का सामने आना, वोटर्स को वोट देने से रोकना या फिर चुनाव आयोग के द्वारा लापरवाही बरतना, जो पुलिस के जो जवान तैनात हैं वो कहीं ना कहीं वो देखकर वोटर्स को भगा रहे हैं जो लोग समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। तो भारत के लोकतंत्र की इस तरीके की तस्वीर वो क्या ये दर्शाता है और क्या ये माना जाए कि वाकई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का जो सियासी रास्ता है वो काफी अगर कहें तो मुश्किलात भरा दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल राहुल, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो शिकायत लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके आईडी कार्ड जो है प्रशासन के द्वारा चेक किए जा रहे हैं, जो कि उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है ये जो आरोप है पहली बार नहीं लगे हैं। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी तमाम तरह के आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए गए थे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में तमाम जो अधिकारी थे उनके ऊपर भी लगाए गए थे। और देखिए हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई है और वहां पर 20 सीटों पर जिस तरीके से कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं कि 20 सीटों पर ईवीएम की बैटरी थी उसमें खराबी पाई गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। तो देखिए ये चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आरोप लगाना समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग पर भी, और साथ ही जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा जो तमाम यादव या फिर जो मुस्लिम कह सकते अधिकारी थे उनका तबादला करना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों जो विशेष समुदाय के जो अधिकारी थे उनका तबादला करना, या फिर यादव या फिर कह सकते हैं कि जो और भी तमाम तरह के जो अधिकारी थे जो अलग जाति से आते हैं उनको कहीं ना कहीं तबादला करना, ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कह सकते हैं कि ये गंभीर आरोप लगाए हैं, अब इस पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा ये कहीं ना कहीं देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि देखा जाए तो ईवीएम के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग लगातार सफाई देता रहा है और कांग्रेस ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे उन तमाम आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज जरूर किया है। लेकिन ये मामला पूरी तरीके से आया है, इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा
प्रत्याशी माधवी लता वो विशेष समुदाय से कह सकते हैं कि आने वाले लोगों की आईडी कार्ड चेक कर रही थी और वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि इनको किसने हक दिया कि आप जो है वोटर्स के आईडी कार्ड चेक करें, अधिकारी कहाँ हैं और वो जो तमाम प्रशासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कहाँ है, वो इन तमाम चीज़ों को क्यों नहीं रोकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, हमने अपने सहयोगियों से जब बातचीत की तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो निकल कर ये सामने आ रहा है कि जो चुनाव आयोग है, अगर सवाल उन पर खड़े होते हैं तो शायद गलत सवाल नहीं हो, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं भारत के लोकतंत्र के अंदर की, ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या जो सरकारी सिस्टम है वो सरकार ही कंट्रोल कर रही है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की बात करें, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि चुनाव में दिक्कत ना हो, लोगों को चुनाव को सही ढंग से कराया जाए। लेकिन चुनाव ढंग से हो का रहा है, ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि खास समुदाय के लोगों को या तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा, या ये कहा जा रहा है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और ये कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर की घबराहट को दर्शाता है। और अगर स्थिति इसी तरीके से रही तो शायद 27 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मुश्किल से जीत पाए। और ये भी जो कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी खतरे में है, वो इस उपचुनाव में वोटिंग के दौरान ही दिखती नजर आई है। फिलहाल आज के इस मुद्दे पर इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम सभी बड़ी अपडेट को, तमाम बड़े कवरेज को हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या क्या माहौल है चुनाव का, कहां कहां कितनी वोटिंग हुई है, हालात कैसे कैसे हैं, इसकी जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।